हाँ ये भी है। आज ये सुबह ठीक नहीं था, अभी ठीक हो गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। कल हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, और चर्चा में हम थोड़े आगे बढ़े थे। उत्तर वैदिक काल आज हम लोग इसको समाप्त करेंगे, और उत्तर वैदिक काल समाप्त करने के बाद बुद्ध काल पे आ जाएंगे। तो उत्तर वैदिक काल में कल क्या क्या आपने लिख लिया था, कुछ बचा था? अच्छा, जो समाज उमाज हो गया था, आश्रम व्यवस्था हो गई थी, तो राजनीतिक जीवन हुआ था नहीं हुआ था? हो गया था। अच्छा, आज अभी थोड़ी बात कर लेते हैं उत्तरकालीन अर्थव्यवस्था की, उत्तर वैदिक। अर्थव्यवस्था एक हेडिंग बना लो, इसी में थोड़ा लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे। उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था, जो उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी, और क्या क्या वहाँ पे आपको चीज़ें दिखती हैं, ये अभी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये समझो कि यहाँ पर स्थायी जीवन अब लोगों के सामने आ रहा था। लोग स्थायी रूप से बस रहे थे। मैंने आपको बताया था इसके पहले कि अब कबीले का समाज जो था, कबीले के समाज से अब लोग स्थायी जीवन की तरफ जा रहे थे। जब स्थायी जीवन पे आएंगे तो खुद सोचो कि वो क्या करेंगे। एक जगह रुकेंगे तो खेती करेंगे, एक दो गाय वाय ले आएंगे, उसको रखेंगे पास में, और जब उनको अपने पास रखेंगे तो जीवन में एक स्थायीपन भी आएगा उनके। और जब स्थायीपन होगा तो कुछ उत्पादन भी होगा, और जब उत्पादन होगा तो व्यवस्थाएं भी बढ़ेंगी। तो यहाँ ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि यहाँ स्थायी जीवन की आवश्यकताओं के लिए अर्थव्यवस्था का विकास दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? जो स्थायी जीवन है, स्थायी जीवन की कुछ आवश्यकताएं होती हैं। स्थायी जीवन की आवश्यकताओं आवश्यकताओं के लिए अर्थव्यवस्था का विकास होगा। आवश्यकताओं के लिए अर्थव्यवस्था का विकास होगा। वो एक जगह स्थायी रूप से रुक गए। स्थायी जीवन की आवश्यकताओं के लिए, यहां पर आवश्यकताओं, अगर यहां नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आगे बढ़ा दो। अगर ये पूरा ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, आवश्यकताओं, ये यहां कर दो। आवश्यकताओं के लिए एक स्थायी जीवन की एक अपनी आवश्यकता होती है। अगर तुम किसी जगह एक स्थान पे रह रहे हो तो तुम्हें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो डेली नीड्स हैं हमारी। अब डेली नीड्स को पूरा करने के लिए आपको उसी तरीके से आगे बढ़ना होगा, उसी तरीके से अपने आप को आगे लेकर जाना होगा। अगर आप देखेंगे कि इस समय जो कृषि, वो द्वितीयक व्यवसाय था पहले। अगर आपको पूर्व वैदिक काल में याद आ रहा हो तो वहां पर पशुपालन जो था वो पहला व्यवसाय था। पशुपालन नंबर 1 पे था, उसके बाद थी कृषि। किस काल की बात हो रही? पूर्व वैदिक काल में, है ना? पूर्व वैदिक काल में ये था, लेकिन अब ये नहीं है। अब लोगों के जीवन में ये पहले स्थान पर आ जाएगा, जो कृषि व्यवस्था है, और ये दूसरे स्थान पे चला जाएगा। ये बड़ा परिवर्तन यहां पर दिखाई दे रहा है। हाँ, कि उस संदर्भ में अब हम देख रहे हैं कि जीवन जब स्थायी हुआ तो पहले की तुलना में अब पशुपालन पर जोर कम रहा, एग्रीकल्चर पर जोर ज्यादा दिया गया, क्योंकि उससे हमारी उदरपूर्ति हो सकती है। अब आप देखेंगे इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं। उदाहरण के लिए कई प्रमाण मिलते हैं। अगर आप देखेंगे कि ये प्रमाण मिलते हैं कि 2 बैलों से खेती होती थी, 4 बैलों की खेती होती थी, 8 बैल, 24 बैल, मतलब कई प्रकार के 2, 4, 8, 24
बैलों से खेती के साक्ष्य मिलते हैं। ये साक्ष्य मिलते हैं कि इस समय खेती को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। अब लोग खेत में काम करके अपने जीवन को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। इस पे हमें आपको प्रमाण मिलता है। और इसी समय मैंने आपको इसके पहले ही बताया था, भूमि का महत्व स्थापित हुआ। किसका महत्व स्थापित हुआ? भूमि का। पहले भूमि का महत्व नहीं था, तो इसी समय आप देखेंगे तो भूमि का महत्व स्थापित हुआ। भूमि का महत्व स्थापित क्यों? क्योंकि अगर आप खेती के उत्पादन के महत्व को समझेंगे तो उत्पादन अगर जिसके पास ज्यादा होगा वही बड़ा व्यक्ति होगा, और जिसके पास अधिक संपत्ति होगी वही आगे बढ़ेगा। भाई सीधी सी बात है। अगर आप जो गांव में देखते हैं तो एक खेत ये है, एक खेत ये है ना, और दो खेत के बीच में ये है कोई जिसको कहते हैं मेड़, है ना। अक्सर गांव में लड़ाइयां इसीलिए होती हैं, चोरी चोरी लोग इनकी मेड़ काट लेते हैं और फिर कहते हैं भाई ऐसा है, इतने उसी के लिए पूरी लड़ाई होगी, और फिर आपस में लड़ेंगे। क्या है ऐसा? क्योंकि भूमि का महत्व बहुत है। उत्पादन होगा, वहां से हमारी फसल आएगी। और क्या करते हैं लोग गांव में, अगर किसी का बहुत अच्छी जो मटर हुई है हरी, तो सुबह वो उसमें से ये प्रयास होगा कि अधिकतर अपने पास आ जाए। भाई लोग इसीलिए तो संघर्ष होता है, कोई ना देखे उसी समय चोरी होती है, जो सुबह के समय 3 से 4 के बीच में। ये जो गांव में ये सब खूब होता है, अक्सर लोग पकड़े भी जाते हैं। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि भूमि का महत्व बहुत ज्यादा है। और इसी समय जो आप देखते हैं कि भूमि का महत्व अच्छा खासा हो गया। ठीक है, इसी को 2-3 लाइन में लिख लो। इस काल में स्थायी जीवन की आवश्यकताओं को, इस काल में स्थायी जीवन की आवश्यकताओं को देखते हुए, स्थायी जीवन की आवश्यकताओं को देखते हुए, स्थायी जीवन की आवश्यकताओं को देखते हुए अर्थव्यवस्था का विकास दिखाई देता है। अर्थव्यवस्था का विकास दिखाई देता है। इस समय कृषि दूसरे व्यवसाय से, इस समय कृषि दूसरे व्यवसाय से पहले व्यवसाय के रूप में परिवर्तित हो गई। इस समय कृषि दूसरे व्यवसाय से पहले व्यवसाय के रूप में परिवर्तित हो गई। उदाहरण के लिए हमें कई प्रमाण मिलते हैं। उदाहरण के लिए हमें कई प्रमाण मिलते हैं। उदाहरण के लिए हमें कई प्रमाण मिलते हैं जो कृषि दूसरे व्यवसाय से पहले व्यवसाय के रूप में परिवर्तित हो गई। परिवर्तित हो गई। ये जो आप लिख रहे हैं ना, जो हम लिखाते हैं, ये आपके सेंटेंस की फॉर्मेशन है, ये जो फ्रेमिंग है सब ठीक है, लेकिन अगर आप इसको फ्रेम करके नहीं लिख पाएंगे तो जो हम लिखवाते हैं तो फिर उस पर भी कलम चलनी चाहिए। क्योंकि समस्या ये भी होती है कि हम सेंटेंस को कैसे जोड़ते हैं, इसलिए भी हम लिखते हैं। क्योंकि आपको इसलिए भी लिखना जरूरी है कि अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपके पास जब आंसर लिखेंगे तो इंटरलिंक करने की बड़ी समस्या खड़ी होगी कि हम कैसे जोड़ें, कैसे लिखें, कौन सा शब्द कहां इस्तेमाल करें। ठीक है, आगे लिखिए क्या लिखा है इसमें। उदाहरण के लिए हमें कई प्रमाण मिलते हैं, जैसे 2, 4, 8, 24, 2, 4, 8, 24 बैलों के माध्यम से, 2, 4, 8, 24 बैलों के माध्यम से
खेती के साक्ष्य मिलते हैं, खेती के साक्ष्य मिलते हैं, खेती के साक्ष्य मिलते हैं। इस समय खेती के साक्ष्य मिलते हैं। इस समय भूमि का महत्व भी स्थापित होता है। इस समय भूमि का महत्व भी स्थापित होता है। अगला पॉइंट बनाइए। पशुपालन पहले के समान ही चलता रहा। पशुपालन पहले के समान ही चलता रहा। पशुपालन पहले के समान ही चलता रहा, किंतु अब दूसरे श्रेणी का व्यवसाय हो गया। किंतु अब दूसरे श्रेणी का व्यवसाय हो गया। किंतु अब दूसरे श्रेणी मतलब जो सेकंड ग्रेड पे आ गया, दूसरे श्रेणी का व्यवसाय हो गया। दूसरे श्रेणी का व्यवसाय हो गया। नेक्स्ट पॉइंट। इस समय सोने चांदी, इस समय सोने चांदी, कांसा, तांबा, इस समय सोने चांदी, तांबा, कांसा आदि धातुओं के व्यवसाय अच्छी स्थिति में दिखाई देते हैं। आदि धातुओं के व्यवसाय अच्छी स्थिति में दिखाई देते हैं। इसके अलावा मृदभांड बनाने का, इसके अलावा मृदभांड बनाने का व्यवसाय भी, मृदभांड बनाने का व्यवसाय भी उन्नत दिखाई देता है। इसके अलावा मृदभांड बनाने का व्यवसाय भी उन्नत दिखाई देता है। तो जितनी बातें लिखी, क्या समझ में आई? इसका मतलब क्या है भाई? उत्तर वैदिक काल में जितने भी जो धातुएं हैं, मेटल्स हैं, चाहे वो सोना है, चांदी है, तांबा है, कांसा है, इन धातुओं को इस्तेमाल करने, इन धातुओं के प्रयोग करने की कला से ये लोग परिचित थे। इसका मतलब ये है कि इन धातुओं को जो वो गलाने की व्यवस्था भी जानते रहे होंगे। उनका उद्योग व्यापार तभी हो सकता है जब धातुओं को अलग अलग शेप में ढाला जा सके। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब ये है कि व्यापार अच्छी स्थिति में नहीं है। तो यहाँ पर हम इस काल में देखते हैं कि अलग अलग धातुओं का प्रयोग हो रहा है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है और उनका व्यापार अच्छा है। इसके अलावा और क्या लिखा? ये लिखा है कि मृदभांड बनाने। क्या होता है मृदभांड? जो मिट्टी के बर्तन का व्यापार भी या व्यवसाय भी बहुत अच्छा था। लोग जो मिट्टी के बर्तनों के अलग अलग शेप बनाते थे, अलग अलग प्रकार बनाते। आज भी देखते हो आप, खूब मिट्टी के बर्तन आपको दिखते हैं। कभी मिट्टी के बर्तन में खाना बना के खाओ तब तुमको समझ में आएगा। खाया है? बहुत अच्छा, जो सौंधी सौंधी सी सुगंध आती है मिट्टी के बर्तनों की। स्टील के बर्तन और इन सारे बर्तनों का तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब इसलिए आती है कि हम सब जो है ना वो मिट्टी के ही बने हैं, इसलिए हमको मिट्टी बहुत पसंद है। कुछ लोग बचपन में जो मिट्टी भी खाते रहे होंगे, खाते रहते, जब छोटे बच्चे छोड़ दिया है तो उनको लगता है कि मिट्टी वो अच्छी भी लगती है कुछ लोगों को। चक्कर क्या है कि हम जिस चीज से बने होते हैं वो चीज हमको अट्रैक्ट करती है। तो यहां आप देखेंगे कि मिट्टी के बर्तन का आज हम लोग धीरे धीरे, हमने हर तरह के बर्तन बना लिए, प्लास्टिक के बर्तन बना दिए, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि हमें उन्हीं पे जाना पड़ेगा, मिट्टी के बर्तनों पे ही। अब देखिए खूब धीरे धीरे अच्छे स्थानों पर जाएंगे तो आपको जो मिट्टी के बर्तनों में भी देते हैं लोग। हाँ,
तो यहां पर यह भी चीज आपको दिखाई देगी। अगला पॉइंट बनाओ। इस काल में लोहे का महत्व भी स्थापित होता है। इस काल में लोहे का महत्व भी, लोहा आयरन, इस काल में लोहे का महत्व भी स्थापित होता है। और इस समय के साहित्य में, जो उत्तर वैदिक काल के साहित्य हैं, इस समय के साहित्य में श्याम अयश और कृष्ण अयश शब्द का उल्लेख मिलता है। इस समय के साहित्य में श्याम अयश और कृष्ण अयश शब्द का उल्लेख मिलता है। इसका मतलब क्या है? लोहा। ध्यान रखना, अगर ये शब्द लिख के अगर कभी प्री में आए तो श्याम अयश या जो कृष्ण अयश का मतलब होता है लोहे के जो उपकरण होंगे उनके लिए यूज किया गया है। ये शब्द आता है कि जो कृष्ण अयश और श्याम अयश। अगला पॉइंट, अतरंजी खेड़ा से लोहे के प्राथमिक साक्ष्य मिलते हैं। हाँ, अतरंजी खेड़ा एक स्थान है। अतरंजी खेड़ा से लोहे के प्राथमिक साक्ष्य मिलते हैं जो इस काल के हैं। अतरंजी खेड़ा से लोहे के प्राथमिक साक्ष्य मिलते हैं। अगला पॉइंट, इस काल में विनिमय के साधन के लिए मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। इस काल में विनिमय के साधन के लिए, जो विनिमय मतलब एक्सचेंज करने के लिए, इस काल में विनिमय के साधन के लिए मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। वस्तु विनिमय की व्यवस्था थी। तो वस्तु विनिमय की व्यवस्था थी। ठीक है, अगला पॉइंट बनाओ। उत्तर वैदिक कालीन धर्म। उत्तर वैदिक कालीन धर्म। धर्म का एक रूप था कर्मकांडी और एक रूप था दार्शनिक। ये दो रूप थे, है ना। उत्तर वैदिक कालीन धर्म के दो रूप थे। एक तो कर्मकांडी वाला जहां पर कर्मकांड होता है, और दूसरा दार्शनिक। तो सबसे पहले कर्मकांडी का मतलब समझ पा रहे हो? कर्मकांड करना, कोई ना कोई कर्मकांड पे खूब आपको मैंने बता रखा है। कर्मकांड के बहुत सारे रूप होते हैं। तंत्र मंत्र करना, पशुओं की बलि चढ़ाना, खूब यज्ञ करना, फिर विभिन्न देवी देवताओं को अलग अलग जो भोग चढ़ाना या बलि चढ़ाना,
और यज्ञों में खूब जो पशुओं की बलि दी जाती थी। तो ये हो गया कि कर्मकांड के माध्यम से देवता या अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना, और ये रास्ता हमको काफी सरल लगता है। आप देखेंगे कि ये रास्ता इतना सरल लगता है कि हर व्यक्ति कुछ भी प्राप्त करने के लिए कोई भी काम कर जाता है। आमतौर पे आपने खूब देखा होगा, अगर कोई ये बता दे कि कोई बड़ी समस्या आपके सामने आ गई है या है, उस समय व्यक्ति जाता है तो ऐसे लोग बैठे हुए हैं, कहते हैं बिल्कुल सही समय पे आप आए हैं, इसका समाधान हमारे पास है। फिर समाधान में ऐसा ऐसा समाधान आपको बताएंगे कि कुछ लोग जो अच्छे होंगे, क्योंकि 3 प्रकार के गुण होते हैं। एक तो सात्विक गुण होता है, एक राजसी गुण होता है, और एक गुण होता है तामसी। जो सात्विक गुण वाले व्यक्ति होंगे वो आपको कुछ अच्छा रास्ता बता देंगे, जो सत्य की तरफ होंगे वो आपको ठीक रास्ता बता देंगे कि ये करो, थोड़ा भगवान का नाम ओम जपो। जो राजसी वाले होंगे वो कहेंगे कि ये समस्या किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाओ, वहां दूर होगी। और जो तामसी वाले होंगे वो आपको जो अलग अलग जो देवियां हैं, तंत्र मंत्र हैं, जो वशीकरण है, इस पे जाएंगे। वो उनके अंदर यही गुण होता है। फिर आपको बताएंगे कि आपको कुछ नहीं करना है, आप जाइए, जिस घर से आपको समस्या है वहां की थोड़ी मिट्टी ले आइए, और इस तरीके का फिर ऐसा मैं कुछ ऐसा काम कर दूंगा कि वो सब चीज सही हो जाएगी। ऐसे लोग हैं। तो यहां आप देखेंगे कि इस समय जो कर्मकांडीय रूप है उसमें ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। लेकिन इसी कर्मकांड के खिलाफ एक नया रूप भी इस समय दिखता है, दार्शनिक रूप, जो ये कहता है कि इसकी जरूरत है नहीं। बेसिकली अनावश्यक इस तरह से अगर कोई निरीह जानवर है उसकी हत्या करके, जो बलि चढ़ा के यज्ञ में खून की आहुति देकर तुम अपनी सिद्धि चाहते हो, ऐसा कैसे संभव है? तो ऐसे लोग जो हैं वो अपना एक दर्शन रखेंगे, और यहीं से आप देखेंगे कि धीरे धीरे भारत में दर्शन की एक परंपरा भी आएगी, जो आगे चल के बुद्ध में बहुत साफ दिखेगी। इनका मानना होगा कि धर्म सरल होता है, धर्म हमें सहज बनाता है, धर्म हमें असहज नहीं बनाता। लेकिन हम क्या देखते हैं अपने जीवन में कि धर्म हमको असहज बना देता है। हम ये काम ये नहीं कर सकते, इसको ऐसे करो, फिर धीरे धीरे वो फोर्स हो जाता है धर्म। आज तुमने नहाया नहीं, आज ये नहीं किया, अब ये भी धर्म है। ये अंदर से धर्म कुछ भी नहीं है, बाहर से सब धर्म चल रहा है। आपको ऐसे लोग खूब दिखाई देंगे। एक छोटी सी कहानी बताता हूं धर्म पे। एक कहानी है, एक बहुत बड़े ब्राह्मण थे और एक जो नृत्यांगना थी। तो जो ब्राह्मण थे वो सुबह 4:30 बजे से पहले स्नान कर लेते थे, फिर अपना टीका उका लगाते थे और बढ़िया बैठते थे। उनके जो शिष्य बहुत सारे थे, खूब लोग आते थे। और सामने ही एक नृत्यांगना जो पहले कहीं और रहती थी लेकिन फिर थोड़े समय पहले ही आ गई थी। तो आ गई तो जैसे ही वो आई उसने रहना शुरू किया, उसने कोठी खरीदी थी इनके सामने। तो इन्होंने कहा कि बताओ, हमारे जैसे धर्मात्मा के सामने ऐसे लोग आ गए, इनका एक ही काम है जीवन में डांस करना, महापाप हो रहा है। हम यहां पर बैठ के भजन कर रहे हैं, वो वहां पे डांस करते। चलने लगा यही, रोज यही वो चर्चा करते। अब उन्होंने अपना भजन छोड़ के यही चर्चा शुरू कर लिया अपने मन में। बताओ मेरा कितना पाप जागृत हो गया कि ऐसे लोग आ गए। अब उधर चलो, उस घर में क्या चल रहा है। वो डांस करती थी तो वो यही सोचती थी मेरा कितना अच्छा भाग्य है कि ऐसे व्यक्ति के सामने मैं आ गई। ये अच्छे व्यक्ति हैं, बताइए, रात दिन जो है रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, जो बढ़िया, मुझे भी अच्छा लगता है। मैं डांस तो करती हूं लेकिन मेरा ध्यान वहीं रहता है। थोड़े समय के बाद हर व्यक्ति का एक जीवन अंत होता है। उस नृत्यांगना का भी जीवन समाप्त हुआ।
और वो गई ऊपर। और जो संयोग रहा कि उसी दिन जो पंडित जी का भी जो देहावसान हो गया, और पंडित जी यही चिंता करते हुए गए कितनी वो पापी थी, कितनी दुष्ट टाइप की थी, मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया ये आके। और वो यही सोच के गई कि चलो जीवन में कुछ अच्छा किया या नहीं किया, लेकिन आते जाते इनका दर्शन होता तो यही पुण्यात्मा है, अच्छे हैं, जो कुछ भी अच्छा बुरा किया लेकिन ये अच्छा किया। तो जो धर्म सभा लगी वहां पे यमराज बैठे थे, तो जो दोनों के सूक्ष्म शरीर पहुंचे तो ये पूछा गया कि भाई इनके जीवन में कितना पुण्य है। तो पहले वो जो नृत्यांगना थी वो उपस्थित हुई। तो चित्रगुप्त ने जो खोला बही खाता और कहा कि यार पूरे जीवन में पुण्य कम है, लेकिन एक जो है बहुत अच्छा पुण्य है। ये कोई भी काम करती थी तो अंदर से भावना इसकी बड़ी अच्छी थी, इसलिए इसको स्वर्ग इसको मिलना चाहिए। पंडित जी का नंबर आया, पंडित जी आए कहे, तो उनका भी खोला गया बही खाता। तो चित्रगुप्त ने कहा पूरे जीवन भर पुण्य है, जीवन में एक भी जगह ऐसा नहीं पुण्य नहीं, लेकिन महाराज समस्या यह है कि अंदर से बहुत ज्यादा गलत सोचते हैं, इनकी भावना ही गलत है, और इन्होंने हमेशा अंदर से जो है अच्छा नहीं सोचा, इसलिए इनको महाराज मेरे हिसाब से नर्क जाना चाहिए। तो धर्मराज ने कहा कि हाँ एकदम ठीक है, नर्क भेजो। पंडित जी ने पैर पकड़ लिया धर्मराज का, कहा जीवन भर मैंने चंदन लगाया इसीलिए कि हमको नर्क भेजोगे, और ये रात दिन डांस करती थी, इसको तुमने स्वर्ग भेज दिया। तो यहां बात इतनी सी है, ऊपर से कोई कुछ भी करता हो, अगर अंदर से अच्छा नहीं है तो भगवान के यहाँ ये सब मक्कारी नहीं चलती। अब ऊपर से बहुत अच्छे से वो लगाते हैं त्रिपुंड और बहुत पूजा पाठ करते हैं, घंटी सबसे ज्यादा बजाते हैं, अंदर से फिर जो बाहर से तो ये सब चल रहा है, और अंदर से आपके दिमाग में चल रहा है कि उसकी गर्दन काट लें। तो ऐसे व्यक्ति का कल्याण नहीं है। तो यहां जो कर्मकांडीय रूप है धर्म का, वो इस तरीके का है, और इसी को ही लोग अपना धर्म मानते भी हैं। आज भी आप पूछेंगे तो धर्म के नाम पे यही चलता है, अगरबत्ती जलाओ, उसके बाद भगवान को समझाओ, और फिर हर पाप करते चलो, यही तो है। फिर संत रैदास ने इसी बात को कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर आपका मन चंगा है तो आपके हाथ में ही गंगा है, और नहीं मन चंगा तो चाहे जितना गंगा जमुना नहाते रहो, रात दिन नहाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहां चकमा दे सकते हो, वहां चकमा नहीं दे पाओगे। ठीक, तो 2 लाइन लिखो कर्मकांडी स्वरूप में। इसके तहत तंत्र मंत्र, इसके तहत तंत्र मंत्र, पशु बलि, इसके तहत तंत्र मंत्र, पशु बलि, इसके तहत तंत्र मंत्र, पशु बलि, यज्ञ आदि पर अधिक बल दिया जाता है। इसके अलावा अलग अलग देवी देवताओं की, इसके अलावा अलग अलग देवी देवताओं की पूजा में, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा में यज्ञों का महत्व बढ़ा। 1 मिनट आ रहा हूं। अलग अलग देवी देवताओं की पूजा में यज्ञों का महत्व बढ़ा, यज्ञों का महत्व बढ़ा, और यज्ञों में पशुओं की बलि भी होने लगी, और यज्ञों में पशुओं की बलि भी होने लगी। अब आ जाइए
दार्शनिक रूप पर, दार्शनिक रूप, हाँ जो दार्शनिक जो रूप है उस पर चर्चा करेंगे थोड़ा। हाँ ये कर्मकांडी था, दार्शनिक रूप पे चर्चा करते हैं। इसे उपनिषदों की धारा भी कहते हैं, इसे उपनिषदों की धारा भी कहते हैं, इसे उपनिषदों की धारा भी कहते हैं। इसे उपनिषदों की धारा भी कहते हैं। अच्छा, अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है, थोड़ा वहीं पे मेंशन कर देना, उत्तर प्रदेश में अतरंजी खेड़ा, जहां से लोहे के साक्ष्य मिले हैं जो आपने लिखा था। उत्तर प्रदेश के एटा के पास यह स्थान है। हाँ ठीक है, क्या लिखा? जो दार्शनिक रूप में, इसे उपनिषदों की धारा भी कहते हैं। उपनिषद की धारा क्या है बताओ? कौन सी धारा बहने लग गई अचानक? उपनिषद का मतलब क्या बताया था मैंने? बहुत बढ़िया। जब आप अपने जो गुरु के पास बैठकर अपनी जो जो समस्याएं हैं, जो संशय हैं, उनका समाधान ढूंढते हो, तब एक नई धारा निकल कर आती है। क्योंकि हमारे मन में जो संशय है वही सांप है, हमारे मन का संशय ही हमको इधर उधर करता है। अगर मन का संशय समाप्त हो जाए तो आप सही रास्ता पा सकते हो, और अगर आपका संशय समाप्त नहीं हुआ तो फिर आपको सही रास्ता नहीं मिलेगा। इसीलिए उपनिषदों के दर्शन में यह बात कही गई है कि जो गुरु है उसका स्थान बहुत ऊपर है। अब एक गुरु तो हम लोग हैं, इससे ऊपर वाला गुरु भी एक होता है। ये तो हो गया स्टार्टिंग का गुरु। एक गुरु आपको जो बचपन से भी मिले होंगे अलग अलग क्लासेस में, इसके बाद फिर हम लोग हैं, इसके बाद भी एक गुरु है जिसको कहते हैं सतगुरु। अब इसी पे ही भारत में इस पे भी समस्या है। उपनिषदों की धारा में सतगुरु के लिए बड़ा महत्व है। भारत में तुमको इतने गुरु मिल जाएंगे कि तुम्हारा अपने आप ही ये नहीं समझ पाओगे असली गुरु कौन। हमने ये समझ लिया कि जो गुरु की बड़ी महिमा है, लेकिन अगर हम ढूंढने गए और अगर फंस गए तो क्या होगा? इसीलिए फिर आता है कि विशुद्ध संत मिले परितेही, राम कृपाते चितवा जेही। जो तुलसीदास ने लिखा कि विशुद्ध संत हमेशा उसको मिलते हैं जिसको भगवान की असीम कृपा मिले, उसको मिलते हैं। इतनी भीड़ है गुरुओं की, अब असली कौन है नकली कौन है, चमड़े की आंखों से तुम तो पहचान नहीं पाओगे। अगर तुम इतना ही पहचान पाते तो कबीर को पहचान जाते अपने समय में। अपने समय में जितने महान लोग हुए उनको कोई नहीं पहचाना, बाद में सब उनका गीत गाते हैं। क्योंकि जब वो अपने समय में रहते हैं तो लोग कहते हैं ऐसे ही हैं। कबीर साहब पे चर्चा होगी तो आप समझेंगे कि कबीर को लोगों ने खूब मारा, हिंदुओं ने भी मारा, मुसलमानों ने भी मारा। उसके बाद भी कबीर ने कहा कि मैं अक्खड़ व्यक्ति हूं, चाहे जितना मारो लेकिन तुम लोग की आलोचना करता रहूंगा। हाँ, उन्होंने कहा कि ये दोनों रास्ता कभी नहीं पाते। कबीर कितने महान हैं आप इससे समझो। उन्होंने कहा कि जो मुल्ला हैं वो बाग देते हैं खुदा को, ऊपर जाके नहीं आवाज देते हैं, लोग स्पीकर बांध देते हैं वहां पे कि आवाज देते हैं। तो उन्होंने कहा इसकी जरूरत क्या है? चींटी की दमक भी साहब सुनता है। चींटी भी चलती है तो उसको भी वो सुनता है, वो इतना महान है और तुम उसको आवाज देते हो। अब इतने महान ईश्वर को हम इस तरीके से बुला रहे हैं। कहते हैं काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़े मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है।
फिर इसी बात पे देखो, एक तो यहां कहा, फिर उन्होंने हिंदुओं पे भी कहा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, उससे तू चाकी भली पीस खाए संसार। पाहन पूजने से अगर जो भगवान मिलते हो तो मैं पहाड़ चल के पूजूंगा तुम्हारे साथ अभी, और अगर नहीं मिला तो फिर तुम ये मानो कि जो चक्की है वो ठीक है। जो मंदिर स्ट्रक्चर ये भारत में एंशिएंट टाइम में नहीं था। जो जो आते हैं ये जो मंदिर के स्ट्रक्चर ये आपको दिखेंगे जो गुप्त काल के बाद, जो गुप्त काल में दिखता है। उसके पहले मंदिर है ही नहीं। इस समय आपने एक भी साक्ष्य देखा मंदिर का? अभी मंदिर भारत में की परंपरा में नहीं है। बाद में हमने अपने लोगों को याद करने के लिए जो देवी देवताओं के उनके लिए एक मंदिर बनाया कि देखो ये मंदिर है। हम मंदिर जाते हैं और बस खाली आरती दिखाते हैं, चले जाते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि ये जो देवी कैसे बनी या ये जो देवता कैसे बना। अगर ये प्रक्रिया समझ लो तो आपके अंदर भी वो चीजें हो सकती। ये है उपनिषदों की धारा। उपनिषदों की धारा में पूरी चर्चा है कि कर्मकांड से कुछ नहीं होगा। हमारा सारा जीवन अगर अच्छे से जिया जाए, जो नैतिकता पर और मोक्ष पर बल दिया गया। क्या कहा गया? हमें मोक्ष चाहिए, सेल्वरेशन, मुक्ति, निर्वाण। अब ये क्या है? और यहीं से आगे चल के पूरा भारत का दर्शन विकसित होगा, यही धारा है। क्योंकि यहां से अगर तुमको समझ में आ गया तो तुम ये समझ पाओगे कि जो अलग अलग भारत में जो आएंगे दर्शन, उसके विचार भी यहीं से निकलेंगे। ठीक है, तो इसमें 2 लाइन लिखो। इसे उपनिषदों की धारा भी कहते हैं, इसे उपनिषदों की धारा भी कहते हैं। इसमें कर्मकांडों की निंदा की गई है, इसमें कर्मकांडों की निंदा की गई है तथा इसमें कर्मकांडों की निंदा की गई है तथा मोक्ष पर बल दिया गया है, मोक्ष पर बल दिया गया है। मोक्ष पर बल दिया गया है। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा वैदिक काल, जिसमें आपने पूर्व वैदिक उत्तर वैदिक दोनों काल कर लिए। एक नया चैप्टर शुरू होगा अब, जिसको कहते हैं बुद्ध काल या पूर्व मौर्य काल। ठीक है, जो मौर्यों से पहले का काल। इस काल को जो बुद्ध काल भी कहते हैं और पूर्व मौर्य काल, मतलब मौर्यों से पहले का काल, पूर्व मौर्य काल। अगला चैप्टर हम आ गए अगले अध्याय के ऊपर। ये अगला अध्याय है। इसमें आप देखेंगे 600 ईसा पूर्व से 321, 600 से 321 ईसा पूर्व का समय है ये पूरा। 600 ईसा पूर्व से, ईसा पूर्व का मतलब होता है बीसी, है ना? 600 बीसी से 321 बीसी तक का। नहीं, जो मुख्य है सबसे पहले आता तो उनका ही समय है, जो जैनियों का, लेकिन इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म की, इसलिए बौद्ध धर्म पे पहले आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक बात ये भी समझ लो कि इस पूरे काल को क्यों बुद्ध काल कहा जाता है। इस पूरे काल में जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करने वाला व्यक्ति होगा, उसी के नाम पर इस पूरी धारा का नाम होगा। जैनियों से ज्यादा इन्फ्लुएंस बुद्ध का है, इसलिए बुद्ध काल है। नहीं तो इसका नाम रख देते जैन काल। लेकिन जैनी केवल भारत के अंदर रहे, बुद्ध सब जगह फैल गए। जब आप देखोगे कि भगवान बुद्ध एशिया में तो है ही, फिर आप देखोगे दक्षिण पूर्व एशिया, चाहे वो वियतनाम हो, कंबोडिया हो, जापान हो, चाइना हो, वो लाओस हो, सब जगह
आप देखोगे कि भगवान बुद्ध की शिक्षाएं फैल गई। कैसे भाई? भगवान बुद्ध भारत में जन्मे और इन्होंने इतनी बड़ी क्या बात कही कि पूरे विश्व ने इनको स्वीकार किया। क्या कहा? बुद्ध ने सबसे बड़ी बात किया मानवता की। बुद्ध ने ये नहीं कहा कि मैं क्षत्रिय हूं और ये है फलाना ढिमकाना, ये सब कुछ नहीं। बुद्ध ने कहा मानव सबसे बड़ा है और मानव के अधिकार, मानव की समानता, धर्म की मिशनरी भावना, ये बुद्ध के अंदर था। इसीलिए इस पूरे काल का नाम बुद्ध काल पड़ा। अगर बुद्ध काल है इसका नाम, तो बुद्ध की फिलॉसफी ज्यादा यहां पर होगी और उसका पूरा असर दिखाई देगा। ठीक है, इसमें हम लोग कैसे अध्ययन करेंगे? एक फ्रेम खींच लो, इसी तरीके से अध्ययन करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे स्रोत, जो स्रोत क्या रहे हैं। फिर हम देखेंगे कि इनकी राजनीतिक, जो इनके समय में जो राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। इसके अलावा फिर हम देखेंगे कि यहां का समाज कैसा था। यह सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं, जो हमें अपने हिसाब से लगे वैसे ही मैं बताऊंगा। ये तो हम देखेंगे सबसे पहले जो स्रोत, फिर राजनीतिक व्यवस्था, फिर समाज, फिर अर्थव्यवस्था, और फिर धर्म। इतने एंगल्स पे हम देखेंगे। ठीक है, तो जो अगर आप इसको कहें तो आप इसको ये भी कह सकते हैं दर्शन, धर्म या दर्शन। इस समय का दर्शन क्या था? तो इस समय में अगर आप देखोगे तो जो स्रोत हैं वो दो प्रकार के हैं। तो स्रोत कैसे हैं? दो प्रकार के। एक तो साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, और दूसरा पुरातात्विक। इसका मतलब क्या है कि कोई पुस्तक या कुछ जो लिखा हो या कुछ आधार हो, किसी विद्वान ने कहा हो, वो साहित्यिक स्रोत हो गया। और कोई अवशेष मिलते हों, अवशेष का मतलब चाहे स्मारक हो या मूर्ति हो, कोई सिक्का हो, है ना, ये अवशेष हो गया। जो पुरातात्विक का मतलब जहां पर कोई अवशेष, उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए कोई वस्तु मिले, जिसका अस्तित्व हो, उसके आधार पर और इसके आधार पर हम इस काल के बारे में जानते हैं। एक तो साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक, आर्कियोलॉजिकल कहते हैं इसको, है ना। अगर आर्कियोलॉजी के बारे में थोड़ी सी बात बताऊं मैं, तो इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर कोई काल है, मान लो कोई भी काल है, ये XYZ कोई भी काल है, इस काल के बारे में दो तरीके के सोर्स हो सकते हैं। एक तो ये है कि कुछ जो लिखा हुआ हो, ठीक है, लेकिन इसमें एक समस्या ये है कि अगर कोई व्यक्ति जिसने भी लिखा है, वो हो सकता है कि कुछ आगे बढ़ा के भी लिख सकता है, इसकी संभावना पूरी रहती है। मान लो कि आप में से कोई लेखक है, वो उसी काल का है और उसी जो राजा का दरबारी है, वो जब भी लिखेगा तो अपने राजा की बहुत ज्यादा प्रशंसा लिखेगा और ये लिखेगा कि राजा हमारा बड़ा महान था, जब वो चलता था तलवार लेके बिजली चमक जाती थी, ये हो जाता था, वो हो जाता था। वो कुछ भी लिख सकता है, लेकिन वो ये भी कह सकता है कि हमारे राजा के पास ये पूरा इलाका था। हो सकता है कि इतना ही रहा हो, लेकिन वो इतना बता दे। लेकिन अगर ये सारी जानकारी के लिए हमें कोई सोर्स मिल जाए पुरातात्विक, तो इसका मतलब क्या है कि कोई हमें जो सिक्के मिल जाए, कोई स्मारक मिल जाए, कोई अभिलेख मिल जाए,
कुछ हमको अलग से कहीं पे वो मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे स्थान का उत्खनन करेंगे। क्या करेंगे? उत्खनन, खुदाई करेंगे। तो वो जो खुदाई भी होती है वो दो प्रकार से होती है। एक क्षैतिज होती है, क्षैतिज का मतलब ये पूरे एरिया की खुदाई होगी। क्षैतिज खुदाई करें और ये पता करें कि ये बोल रहे हैं कि यहां तक था, तो इनके कोई एविडेंस मिलने चाहिए। ये वैज्ञानिक तरीका है कि आपने बोला कि साहब हमारे पास बहुत बड़ा महल था और ये था वो था, सारी व्यवस्थाएं थी, हमने एक बहुत अच्छा सिस्टम क्रिएट कर रखा था, अब इससे हमको जानकारी मिलनी चाहिए। लेकिन ये बहुत मेहनत का काम होता है। जो पुल बनाने में तो हम इतना साल लगा देते हैं, अब इस पूरे एरिया की उत्खनन करते रहेंगे तो कितने साल में होगा। ठीक। अब एक तरीका होता है लंबवत का, इसको ऐसे करते हैं। एक होती है मशीन जो सीधे जाती है नीचे और करती है ड्रिल ऐसे ऐसे, और जो कुछ भी रहता है नीचे तक वो सब कुछ ऊपर ले आती है, जो सामान वस्तुएं सब कुछ ले आएगी, तो सच्चाई सामने आ जाएगी। तो उत्खनन के भी दो तरीके, एक तो लंबवत और एक क्षैतिज। तो जो लंबवत है उससे वस्तुएं तो आती हैं लेकिन बहुत थोड़े जगह की आती है। तो यहां से कुछ एविडेंस आपको मिलेंगे, हो सकता है मिट्टी के बर्तन मिल जाए, हो सकता है कि कुछ मिल जाए। कोई मशीन जाती है वो ऐसे ऐसे जो पूरा वो राउंड करेगी, कुछ वहां पे सामान जो उनको ऊपर ले आएगी। इस तरीके से हमें कुछ साक्ष्य मिलते हैं जिसको हम इसके साथ फिर टैली करते हैं। इतिहास हवा में नहीं बन जाएगा, इतिहास को बनाने के लिए एविडेंस की भी जरूरत पड़ेगी। और एविडेंस दो प्रकार के, तो साहित्यिक और पुरातात्विक। पुरातात्विक में भी दो हिस्से, एक तो क्षैतिज तरीके से भी आप कोई सामान ढूंढते हो और दूसरा जो लंबवत तरीके से। ठीक। अगर आप देखेंगे जो साहित्यिक स्रोत हैं इस समय के, उसमें आप देखते हैं एक तो ब्राह्मण साहित्य आता है जो ब्राह्मणों के द्वारा लिखा गया। जो साहित्यिक स्रोत में क्या क्या आता है, एक अगर हम देखें तो यहीं पे जो ब्राह्मण साहित्य से जानकारी मिलेगी इनके बारे में, इस काल के बारे में पूरा जो ब्राह्मण साहित्य। इसके अलावा आप देखेंगे तो बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, इस समय जो हमको जानकारी मिलेगी एक तो ब्राह्मण साहित्य से, फिर इसके बाद बौद्ध साहित्य से, इसके बाद जैन साहित्य से, क्योंकि यही तीन चीज हमें जो विशेष रूप से दिखती है। बोलो क्या दिख रही बातें कि और साफ करूं थोड़ा इसको? इतनी बात हो गई। इसका मतलब यह है कि तीन विचारधारा है यहां। एक तो ब्राह्मण विचारधारा है, जो पीछे से ही चली आ रही, उत्तर वैदिक काल में आपने देख लिया था। एक विचारधारा जो है वो बौद्ध विचारधारा है, और एक विचारधारा है जिसको जैन विचारधारा आप कहते हैं। अब जो ब्राह्मण विचारधारा है वो रेडिकल अप्रोच की है, उसमें रूढ़ियां हैं, उसमें समस्याएं हैं। और जो ब्राह्मण जो साहित्य है उसको सूत्र साहित्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूत्र साहित्य। इसको सूत्र साहित्य भी कहा जाता है। जिसकी संख्या 6 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 6। 6 सूत्र साहित्य में जो विषय आते हैं, पहले एक तो शिक्षा है, छंद है, 6 हिस्से इसके, शिक्षा, छंद, व्याकरण, ठीक है,
शिक्षा, छंद, व्याकरण, फिर निरुक्त, ज्योतिष। हाँ यहां लिख रहा हूं, देखते जाओ। आ रहे हैं, सब पे आ रहे हैं, धीरे धीरे सब पे आ रहे हैं। पहले इसको नोट कर लो, जो शिक्षा, छंद, व्याकरण, फिर निरुक्त, ज्योतिष और कल्पसूत्र। ये 6 हिस्से हैं जिसको हम इसके अंदर रखते हैं, ब्राह्मण साहित्य के अंदर, जिसको सूत्र साहित्य भी कहते हैं। ओके। शिक्षा क्या करता है? जो शिक्षा का मतलब क्या है? स्वर ज्ञान को समझने के लिए जो इनके जो विषय हैं, जो ब्राह्मण साहित्य के, उसको कैसे समझा जाए, वो काम करता है शिक्षा। क्या करता है शिक्षा? इनके विषयों को समझने का काम करता है, कि इनके द्वारा जो कुछ भी जो लिखा गया है उसको कैसे समझा जाए। तो एक लाइन में हम ये कह सकते हैं कि स्वर ज्ञान को समझने के लिए शिक्षा का इन्होंने प्रणयन किया। स्वर ज्ञान, जो अक्षर का ज्ञान होता है, इसके लिए शिक्षा है। छंद क्या है? छंद को समझने के लिए कि कौन सा छंद है, उसको कैसे समझा जाए, तो छंद को समझने के लिए छंद की यहां पर संकल्पना रखी गई है कि अलग अलग छंद कैसे हैं जो ब्राह्मण साहित्य में। क्या बात समझ में आ रही है? कि ब्राह्मण साहित्य में किस छंद का प्रयोग किया गया, उसको कैसे समझा जाए। तो ये हो गया छंद। जो व्याकरण क्या है? नियम क्या है, किन नियमों से ये पूरा साहित्य लिखा गया है, उसके नियमों को कैसे समझा जाएगा, यहां नियम रखा गया। फिर निरुक्त का मतलब क्या है? शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है, शब्दों की उत्पत्ति। अच्छे अच्छे लोगों से पूछो, नहीं बता पाएंगे कि निरुक्त, जो याद तो लोग वैसे कर लेते हैं, इसमें विषय क्या है, शब्दों की उत्पत्ति, किस तरीके से शब्द उत्पन्न हुए हैं। फिर जो शिक्षा का मतलब क्या है, यहीं पे नोट कर लो थोड़ा सा, स्वर ज्ञान को समझने के लिए, स्वर ज्ञान को समझने के लिए। स्वर ज्ञान को समझने के लिए। छंद क्या है? छंद ज्ञान को समझने के लिए, छंद ज्ञान को समझना। जो व्याकरण क्या है? नियमों को समझना। किस नियम से हमें जो वाक्य बनाना है, कैसे बनाना है। और उसके बाद फिर क्या आता है? ज्योतिष। तो इसका मतलब क्या है? वो ज्योतिष ज्ञान को समझना। और फिर सबसे आखिरी में आता है कल्पसूत्र। इसमें कर्मकांडों का संकलन है, जो कर्मकांड करते थे जो ब्राह्मण, उनका संकलन है, कर्मकांडों का संकलन है, कर्मकांडों का संकलन है। ठीक। कल्पसूत्र के भी कई हिस्से पढ़े हो ना? बोलो, पढ़े हो? कल्पसूत्र के भी कई हिस्से हैं, 4 हिस्से। कितने हिस्से हैं कल्पसूत्र के? 4 हिस्से। ऐसे बना दो। पहला हिस्सा है कल्पसूत्र का, जिसको कहते हैं स्रोत सूत्र। स्रोत सूत्र, स्रोत सूत्र। जो दूसरा हिस्सा है जिसको कहते हैं धर्म सूत्र। कुछ याद नहीं रखना है, केवल नोट कर लो कि अगर कभी ऐसी चीजें आ गई तो तुम्हारे दिमाग में रहे। धर्म सूत्र, आंसर लिखने में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। धर्म सूत्र। और तीसरा हिस्सा है जो गृह सूत्र।
और चौथा हिस्सा है सुल्ब सूत्र। सुल्ब, सुल्ब, सुल्ब सूत्र। सूत्र, सूत्र ये लिखा है सुल्व, वो है वो, सुल्व आधा ल है, सुल्ब सूत्र। अब समझो यहां क्या है, सीधी सी बात है, यहां पर कर्मकांड है, कर्मकांड दिए गए हैं। जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उसके कर्मकांड दिए गए हैं, और जो धर्म सूत्र है वहां पर सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन की जानकारी है। ये जो धर्म सूत्र है यहां सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन की जानकारी है। आ रहे हैं फिर से, उड़ गया दिमाग से। जो स्रोत सूत्र है जो सबसे पहला, उसमें क्या है, कर्मकांड, काली गाय ढूंढो, हरी घास खिलाओ, काला धागा बांधो, ये सब काम करो। फिर उसके बाद फिर क्या है, जो धर्म सूत्र है उसमें क्या है, उस समय के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन की जानकारी। बहुत बड़ा जो महत्वपूर्ण है धर्म सूत्र। धर्म सूत्र इस काल के विषय में जो जीवन चल रहा है उसकी जानकारी देता है ना। जो सामाजिक जीवन है, जो राजनीतिक जीवन है और जो धार्मिक जीवन है, उनकी जानकारी देता है। और जो गृह सूत्र है उसमें देखोगे कि कैसे अपनी गृहस्थी को चलाएं, कैसे घर चलाएं, क्या आगे बढ़ाएं, वो जीवन को कैसे आगे लेके जाएं। और जो सुल्ब सूत्र है वहां पर आपको आरंभिक मैथ की जानकारी मिलती है, गणित की, नापने जोखने का यहां पर प्रयोग मिलता है। तो यही, हाँ, जो नापने के लिए कि ये कितना एरिया है, तो अगर हम कहें आरंभिक गणित की जानकारी मिलती है। आरंभिक गणित है ना, जो मैथ की जानकारी। इसको ये भी कह सकते हैं कि जो ज्यामिति की जानकारी, जो टेक्नोमेट्री होती है, ज्यामिति की भी जानकारी। अगर आपसे ये पूछे कि इस समय के आरंभिक ग्रंथों में वो मैथ की जानकारी कहां से मिलती है, तो वह है सुल्ब सूत्र। जो गृह सूत्र में कि परिवार को कैसे चलाओगे, हाँ, जो भरण पोषण किस तरह से परिवार चलेगा। ठीक, इतनी बात समझ गए? बहुत बढ़िया, आपने दिमाग लगा लिया, इसका मतलब समझ गए। अब आते हैं बौद्ध साहित्य पर। ये हो गया पूरा ब्राह्मण साहित्य पे, अभी इतनी सारी बातें थी। अब हम बौद्ध साहित्य पे जा रहे हैं। अब कोई पूछेगा तो आप सब ये इतनी बातों को स्पष्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कर देंगे ना? चलिए, अच्छी बात है। कुछ न कुछ नहीं करना है भैया, कुछ न कुछ करना हो तो कहीं और, यहां पे सब कुछ करना है। इसीलिए इस तरीके से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी क्लास में भी हम इस तरीके का एनर्जी नहीं देते। यहां पर अधिक बच्चे नहीं, लेकिन फिर भी हम अपना बहुत अच्छा देते हैं, इसलिए क्योंकि आप लोग अच्छा रिजल्ट दे पाओ। तो यहां पर जितना मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको भी सब कुछ ही बताना पड़ेगा। उसको रिवाइज करो और उसको समझो। फिर हम लोग बात करेंगे बौद्ध साहित्य पर। बौद्ध साहित्य, तो बौद्ध साहित्य क्या है? जो बौद्ध साहित्य है वो मुख्यतः पाली भाषा में लिखा गया है। पाली भाषा में लिखा गया है। इसका मतलब क्या है? भगवान बुद्ध के समय में जो मुख्यतः जो प्रचलित भाषा थी वो थी पाली। पाली भाषा में लिखा गया है। और अगर हम देखें तो इसके 3 हिस्से माने जाते हैं बौद्ध साहित्य के। कितने हिस्से हैं साहब? 3 हिस्से।
एक तो विनय पिटक है, इसको हम कहते हैं बेसिकली त्रिपिटक। त्रिपिटक 3 हिस्से माने जाते हैं, एक तो विनय पिटक, अभिधम्ब पिटक, ठीक है, और एक हिस्सा है जिसको कहते हैं सुत्त पिटक। हाँ, यही बात तो बोले कि बहुत सारे 3 भाग में है, जिसको त्रिपिटक कहते हैं। हाँ, अभिधम्ब पिटक। अभिधम्ब, अभि का मतलब होता है धर्म, अभिधर्म का, उस समय के धर्म का पिटक। किसमें क्या है, अब ये समझने की बात है। अच्छा प्रश्न कि विनय पिटक में क्या है, अभिधम्ब पिटक में क्या है, सुत्त पिटक में क्या है। सुत्त पिटक, सबसे पहले जानो कि जो विनय पिटक है उसमें नियम दिया गया है कि बौद्ध भिक्षु कैसे रहेगा, बौद्ध भिक्षुणी कैसे रहेगी, जो बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के जीवन को कैसे संचालित किया जाएगा, वो नियम कहाँ दिए गए हैं, वो नियम दिए गए हैं विनय पिटक में। बौद्ध भिक्षु कैसे जिएगा, बौद्ध भिक्षु का जीवन कैसे चलेगा, उसके नियम कहां पे हैं, ये विनय पिटक में है। कि अगर हम देखें कि जो विनय पिटक है उसमें यह कहा गया है कि अगर तुम बौद्ध भिक्षु बन गए तो तुम कितने बजे उठोगे, कितने बजे सोओगे, किससे क्या भिक्षा लोगे, किससे क्या भिक्षा नहीं लोगे, कहां रुकोगे, कहां नहीं रुकोगे, क्या कपड़ा पहनोगे, ये सारे नियम वहां दिए गए, ये विनय पिटक में है। ठीक, इसके अलावा जो जो सुत्त पिटक है उसमें क्या है साहब, सुत्त पिटक को देखोगे तो वहां भगवान बुद्ध की शिक्षाएं दी गई हैं कि भगवान बुद्ध ने क्या किया अपने जीवन में, तो यहां पर महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हैं। यहां पर महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं दी गई हैं कि उन्होंने हमें क्या उपदेश कैसे दिए, उन उपदेशों में क्या विषय रखे, उनको यहां पर रखा गया है। और यह कहा गया है कि जो भिक्षु हैं इनको ये पढ़ना पड़ेगा, पढ़ो और समझो कि बुद्ध कैसे तथागत बने। तथागत मतलब अपनी अवस्था को प्राप्त हुए, कैसे उनको निर्वाण मिला। तो निर्वाण का मतलब क्या होता है, दीपक का बुझ जाना। तो निर्वाण का मतलब क्या होता है, क्या होता है दीपक का, इसका मतलब क्या हुआ, इच्छाओं का अंत। तो बुद्ध कहते हैं तृष्णा ही हमारे जीवन में कारण है। क्या है तृष्णा, तृष्णा क्या है, इच्छा। इच्छा का मतलब क्या है, जो इच्छा करता है वही बार बार जन्म लेता है। बुद्ध ने कहा कि हमारे असंख्य जन्मों का कारण हमारी इच्छा है। कभी हम जानवर बनते हैं, कभी हम हाथी बन जाते हैं, कभी हम कुछ बन जाते हैं, कभी हम इंसान बनते हैं। ये हम इसीलिए बन रहे हैं क्योंकि हम इच्छा कर रहे हैं। हर व्यक्ति आप देखेंगे कि मरते समय यही कहता है कि हम तुम्हारे घर में फिर से आएंगे। नहीं, लोग अपने परिवार से बहुत लगाव करते हैं तो कहते हैं हम आप ही के घर आएंगे, आपके बच्चे होकर आ जाएंगे। अक्सर लोग, जो माताएं ये बात बहुत कहती हैं। क्यों ऐसा है, ये इच्छाओं का पूरा है। ये जो पूरी दुनिया है वो इच्छाओं से बनी है। आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं। अभी हम सारे पिटक के बारे में बता रहे हैं, अभी हम जहां हैं वहां समझो। कहे कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौगड़ा, ऋतु आवे फल होए। जो तुम्हारी जिज्ञासाएं हैं वो शांत हो जाएंगी, लेकिन समय दो। अब जब आपने कहा तो जो अभिधम्ब पिटक है, यहां पर बौद्ध धर्म का दर्शन दिया गया है। बौद्ध धर्म का दर्शन दिया गया है। तो दर्शन क्या होता है, एक प्रश्न ये है
कि इस धर्म में क्या है, इस धर्म में क्या है, ये धर्म कैसे बना है, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का मूल क्या है, उनका दर्शन क्या है, और उन्होंने अपने विचार को कैसे बनाया है। यह है अभिधम्म पिटक में। 3 पिटक हैं, जो विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक। तो सुत्त पिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन, अभिधम्म पिटक उनके दर्शन की जानकारी, और विनय पिटक तुम कैसे रहोगे। यहां पर इनकी एजुकेशन है कि इन्होंने अपने जीवन में क्या किया, आप इनसे क्या सीखोगे, और लेकिन यहां पर इनके जो विचार है वो कैसे बने, उसका दर्शन क्या है, वो यहां है अभिधम्म पिटक में। इसलिए अभिधम्म पिटक बड़ा महत्वपूर्ण पिटक है। अभिधम्म पिटक को बड़ा स्थान मिलता है। जो बौद्ध जो दर्शन है वो यहीं से निकलता भी है। बौद्ध दर्शन की जो फिलॉसफी है वो यहीं से निकल के आती है, अभिधम्म पिटक से। ठीक है, तो ये है आपका जो बौद्ध साहित्य। क्या क्लियर है बौद्ध साहित्य? बहुत बढ़िया। आगे बढ़िए जैन साहित्य पर। थोड़ा सा जैन साहित्य। अरे भाई, बौद्ध धर्म अभी अलग से चर्चा करेंगे, पूरे बौद्ध धर्म पे ही चर्चा। अभी हम केवल जो सोर्स पर चर्चा कर रहे हैं। अभी तुम बहुत छोटे हो। अभी जैन, इसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं अभी केवल कि कहां से जानकारी मिली है। अभी तो हम पूरे उस पे आएंगे कि समाज क्या है, वहां की राजनीति क्या है, धर्म क्या है, दर्शन क्या है। जैन साहित्य यह मुख्यतः प्राकृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। एक चीज आप लोग जो ध्यान दे रहे होंगे कि भगवान जो बुद्ध हैं वो अपनी बातों को पाली भाषा में रख रहे हैं। पाली भाषा उस समय की आम जनता की भाषा थी। वो संस्कृत के भी बहुत बड़े विद्वान थे, क्योंकि बुद्ध एक राजकुमार थे, उनको पूरी शिक्षा दी गई थी संस्कृत की। लेकिन बुद्ध ने कहीं पर भी संस्कृत में नहीं बोला, क्योंकि आम जनता को संस्कृत नहीं पता थी। इसलिए जब बुद्ध आए, जब निर्वाण प्राप्त करके, तो बुद्ध ने आम जनता को उन्हीं की भाषा में लिटरेट किया, उनको शिक्षा दिया और समझाया कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन हमें क्यों मिला है। तो बुद्ध ने एक बात कही थी, थोड़ी सी बात बताता हूं। बुद्ध ने कहा कि हमारा जीवन दुखमय है। क्या कहा बुद्ध ने? हर क्षण दुख में है हम। अगर सुख महसूस हो रहा है तो केवल इस बात का कि अगले वाले दुख का आपको आभास नहीं है। और अगर ये बात आपको पता चल जाए तो फिर आप इस जीवन से बहुत कुछ अपेक्षा रखेंगे नहीं। उन्होंने कहा पूरा जो हमारा अपना जीवन है वो दुखमय है। फिर कहते हैं इस दुख का कारण है, इस दुख का कारण है इच्छा। हम अपेक्षा कर लेते हैं। कोई किसी के साथ जुड़ता है तो कहता है कि तुम ऐसे चलो, तुम ऐसे रहो, तुमको यहां नहीं जाना है, तुमको ऐसे चलना होगा, हम कह रहे हैं ऐसा ही होना चाहिए, फिर आप नहीं करेंगे फिर दुख। अगर आपने कर दिया तो अगली इच्छा उसकी खड़ी हो जाएगी, फिर उसको नहीं पूरा किया फिर दुख। एक इच्छा पूरी करने के बाद आप ये सोचे कि अगला व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा, तो कभी संतुष्ट नहीं होगा। इस दुनिया में आज तक कोई संतुष्ट नहीं हुआ तो वो कैसे हो जाएगा? इसलिए बुद्ध ने कहा यह दुनिया दुखमय है। फिर उसके बाद कहते हैं कि इस दुख का कारण है, फिर कहते हैं इस दुख का निरोध है, और फिर कहते हैं इस दुख के निरोध का रास्ता है वो मेरे पास है, इसलिए मेरे पास हो। इसलिए बौद्ध फिलॉसफी जो है बहुत ज्यादा हिट हुई। एक ऐसी फिल्म है बुद्ध के पास जिस फिल्म को देखने बाद ये लगता है कि हाँ, कि दुनिया में कुछ है नहीं। लोग कहते हैं अपने लिए मैंने हर चीज, कोई किसी से प्रेम करता है तो हर चीज दे देता है, उसके बाद भी अगले व्यक्ति को संतुष्टि नहीं है। फिर पता चलता है कि जीवन में सब कुछ खो ही दिया, इससे अच्छा तो है।
बुद्ध जब खुद भी निकल रहे थे तो उसी दिन उनके पुत्र का जन्म हुआ था, राहुल का। 7 दिन केवल उसको देखते रहे बुद्ध की ये आकर्षण कितना है। उसके बाद बुद्ध ने घर छोड़ा, और बुद्ध ने जब घर छोड़ा तो इसी बात के लिए छोड़ा कि मैं भी जन्मा हूं, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरी मृत्यु होगी, मैं मृत्यु का कारण ढूंढूंगा कि मृत्यु का कारण क्या है। तब उनको पता चला इच्छाएं हैं, अगर इच्छाओं का अंत कर दिया जाए तो आपकी फिर हमेशा के लिए आपका जन्म जो हो रहा है ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अभी आप आ गए थे जैन साहित्य में, इसमें तो इनका जो पूरा साहित्य लिखा गया है वो प्राकृत भाषा में लिखा गया है, और इसमें जो मुख्यतः 2 हिस्से माने जाते हैं, एक तो आगम साहित्य और दूसरा सूत्र साहित्य। आगे चल के हम इस पर पूरी चर्चा करेंगे जब हम जैन दर्शन पर आएंगे। आगम साहित्य और सूत्र साहित्य। आगम साहित्य और सूत्र साहित्य, ये 2 हिस्से हैं जो जैन दर्शन को हमारे सामने रखते हैं। आगे की चर्चा जब हम लोग जैन धर्म पर आएंगे तो आगम साहित्य क्या है, सूत्र साहित्य क्या है, खूब चर्चा करेंगे। अभी इतनी बात समझनी है। इसके बाद ये तो हो गया पूरा जो साहित्यिक स्रोत। इसके बाद मैंने बताया था पुरातात्विक स्रोत। तो अगली हेडिंग क्या बनाओगे, 1-2 लाइन में, पुरातात्विक स्रोत। ये हम सारी बातें केवल 600 बीसी के जो समय को समझने के लिए कर रहे हैं कि उस समय जो सोर्स हैं वो किस प्रकार के हैं। ठीक है, इस समय हमको 2 प्रकार के जो पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं। एक मिलते हैं जो बर्तन मिलते हैं, उस बर्तन का नाम है उत्तरी काले पालिश मृद भांड। उत्तरी काले पॉलिश मृद भांड। इसका मतलब ये हुआ कि इस समय जब उत्खनन हुआ तो जो उस समय के हमको बर्तन मिले मिट्टी के, उनका रंग कैसा है, काला है, और उनके ऊपर पॉलिश भी की गई है। उत्तरी काले पॉलिश मृद भांड, इसके लिए एक शब्द आता है NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर। ठीक है, तो एक साक्ष्य हमको मिला कि इस समय के लोग आगे बढ़ चुके थे। जो बर्तन बना रहे हैं काले हैं, पॉलिश भी किया जा रहा है, अच्छे तरीके से उसको सजा रहे हैं, उसकी सुंदरता पर भी जा रहे हैं। पहले हल्के थे, अब धीरे धीरे और वो सिस्टम में आ रहे हैं। इसके अलावा हमें आहत सिक्के भी मिलते हैं। आहत सिक्के ऐसे सिक्के होते हैं जिस पर कोई तिथि नहीं होती। आहत सिक्के जिस पर कोई तिथि नहीं है। हाँ, ये सिक्के हैं जिस पर कोई तिथि नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब वस्तु विनिमय से ये आगे बढ़ गए होंगे। इसका मतलब ये है कि वस्तु विनिमय से जो पहले वस्तु विनिमय चल रहा था उत्तर वैदिक काल में, अब उसके आगे की अवस्था आ रही है। अब उसके आगे की अवस्था आने का मतलब क्या है कि कुछ सिक्के तो लोगों ने ढाले, लेकिन उस पर तिथियों का अंकन नहीं किया, है ना। आहत सिक्के आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, अलग अलग धातुओं के आहत सिक्के, किसी पर तारा बना हुआ है, किसी पर चांद बना हुआ है, किसी पर मछली बना हुआ है, किसी पर कुछ बना हुआ है, इस तरीके के सिक्के। लेकिन ये देखोगे कि कोई तिथि नहीं है इस पर, जो डेट नहीं है। ये इस बात की जानकारी दे रहा है कि अभी लोगों के पास तिथियों को जो लिखने का कोई आभास नहीं था कि हाँ, कि हमें अपनी तिथि डाल देनी चाहिए, जो डेट डाल देनी चाहिए। ठीक है,
इतनी बात समझ में आ गई? बोलो, आ गई समझ में बात? अब आते हैं राजनीतिक व्यवस्था पर। हमने एक पॉइंट बनाया था राजनीतिक व्यवस्था। अगर आप जो 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 पीछे का फ्रेम उठाओगे तो राजनीतिक व्यवस्था, इस पे कुछ लिखना चाहते हो? जो अभी आपने इतना सब नोट किया है कि हो जाएगा? हो जाएगा ना? हो जाएगा, अभी तक इतनी बातों से हो जाएगा। तो राजनीतिक व्यवस्था क्या है? तो राजनीतिक व्यवस्था का मतलब इस समय की राजनीति कैसी है, जो राजा कैसे हैं, या कुछ व्यवस्थाएं बन रही हैं तो वो कैसी हैं, अलग अलग राजाओं के मध्य कैसे संबंध हैं, क्या सिस्टम है या नहीं है, इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो राजनीतिक व्यवस्था को देखोगे तो इस समय आपको 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 600 बीसी में कई राज्यों का निर्माण दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? कई राज्यों का निर्माण, अलग अलग स्टेट बनने शुरू होंगे। इस समय हमें 3 घटनाएं मुख्यतः दिखाई देती हैं। 3 मुख्यतः घटनाएं दिखाई देती हैं। क्या क्या? पहला तो 16 महाजनपद दिखाई देते हैं। 16 महाजनपद मतलब 16 ऐसे जनपद जो बड़े हैं। 16 महाजनपद, इसकी सूचना मिलती है जो बौद्ध ग्रंथ के अगुत्तर निकाय में, ठीक है। इसके अलावा जो जैन ग्रंथ है उसके भगवती सूत्र में भी सूचना मिलती है जो 16 महाजनपदों की, ठीक। 16 महाजनपद 600 बीसी की एक महत्वपूर्ण घटना है। अब यहां अभी तक आपने उत्तर वैदिक काल में ये नहीं देखा था कि इतने बड़े जनपद बन रहे हैं। अब इस काल में ये एक बड़ा स्ट्रक्चर का चेंज आया कि कई जनपद अलग अलग पॉकेट्स में बन गए और उनमें से भी कुछ बड़े महाजनपद बने। तो अगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूचना आती है और जैन ग्रंथ जो भगवती सूत्र है उसमें भी आती है। तो बहुत सारे महाजनपद हैं, काशी, कौशल, अंग, मगध, चेदी, अवंती, कुरु, पांचाल, सूरसेन, अश्मक, खूब सारे अलग अलग स्थानों पर। बहुत ज्यादा याद नहीं रखना है, लेकिन यह समझना है कि 16 महाजनपद इस समय एक नया स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है। और क्या दिखता है इसके अलावा? 10 गणराज्य। और क्या दिखता है जो दूसरी घटना है? 10 गणराज्य। और तीसरी घटना है मगध साम्राज्य का, जो मगध का उदय हो रहा है। ये 3 घटनाएं चल रही हैं इस समय। 3 घटनाएं एक साथ चल रही हैं। एक आपने समझा 16 महाजनपद, यहां पर कंप्लीट राजतंत्र दिखाई देगा। मतलब राजा निरंकुश होगा, उसी की सत्ता होगी और वही सब कुछ करेगा। और यहां पर क्या है? यहां पर एक व्यक्ति राजा नहीं होगा, कई लोग मिलकर राज्य करेंगे, इसीलिए इसको कहा गया गणराज्य। यहां पर बहुत सारे गणराज्य, जैसे एक गणराज्य आपको दिखाई देगा जो लिच्छवी गणराज्य। फिर इसके अलावा आपको दिखाई देगा मल्ल, यहां लिख रहा हूं सब, जो लिच्छवी गणराज्य। इसके अलावा आप देखेंगे जो वज्जी संघ, वज्जी संघ, ये ऐसे गणराज्य हैं जहां पर कोई एक व्यक्ति राजा नहीं है, कई लोग मिलकर शासन चलाते हैं। जैसे लिच्छवी गणराज्य के बारे में सूचना आती है 7000 लोग मिलकर शासन चला रहे थे। अब ये सोचो कि किस तरीके की व्यवस्था। अभी आप क्या सुनते हो? आप ये सुनते हो कि जो फ्रांस में सबसे पहले जो गणतंत्र की स्थापना हुई, जो गणराज्य की स्थापना हुई, भारत में आप देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही गणराज्यों की बात हो रही। और इसके बाद एक व्यवस्था है मगध का उदय, जो सबको खा जाएगा। ये जितने लोग हैं सबको खा जाएगा। ये ड्रैगन है, चाइना है ये, तो ये बाद में सबको खाएगा। और इसी से ही आगे चल के मौर्यों का उदय होगा। क्या क्लियर है? एक कंटिन्यूटी समझ में आनी चाहिए कि यहां से क्या हुआ,
उत्तर वैदिक काल के बाद धीरे धीरे, अभी आपने देखा था कि जो कबीले का सरदार राजा जैसा फील कर रहा था, उसके जैसे फील करने वाले और भी लोग थे अलग अलग हिस्सों में, सबने फील कर लिया और फील करने के बाद 16 महाजनपद बना दिया। अभी आपस में लड़ेंगे खूब। और उसके बाद कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि केवल हम नहीं करेंगे शासन, हम सब मिल के करेंगे, तो बना गणराज्य। फिर इसके बाद एक ऐसा व्यक्ति भी है जो ये कह रहा है कि हमारा तो सबसे बड़ा नाम होना चाहिए, हमारे सामने सब छोटे हैं, और वो ही फिर आगे चल के लीड करेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको दिखाई देती है। तो यहां पर मुख्यतः जो दो प्रकार की व्यवस्था दिखी, एक तो राजतंत्र और दूसरी जो गणतंत्र की, और यहां पर भी राजतंत्र ही है ना। तो यहां पर भी राजतंत्र है, तो मतलब दो प्रकार की व्यवस्थाएं हमें दिख रही है। क्या क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब हेडिंग बनाओ, राजतंत्रीय व्यवस्था। राजतंत्रीय व्यवस्था, इसमें कुछ लिखो। इस समय 16 बड़े राज्यों का उदय दिखाई देता है। इस समय 16 बड़े राज्यों का उदय दिखाई देता है, जो काफी शक्तिशाली थे, जो काफी शक्तिशाली थे, का उदय दिखाई देता है, जो काफी शक्तिशाली थे। इसीलिए इन्हें महाजनपद कहा गया है। इसीलिए इन्हें महाजनपद कहा गया है। इनके पास एक निश्चित क्षेत्र दिखाई देता है। इनके पास एक निश्चित क्षेत्र दिखाई देता है। एक बड़ी जनसंख्या दिखाई देती है। एक बड़ी जनसंख्या दिखाई देती है और संप्रभुता दिखाई देती है। और संप्रभुता क्या होती भाई? कि हम अपना निर्णय लेने में स्वतंत्र हों। एक राष्ट्र आप तब माने जाते हैं जब आप संप्रभु हों, और संप्रभुता दिखाई देती है। एक लाइन और लिख लो, फिर थोड़ा और समझाते हैं। संप्रभुता दिखाई देती है। इन बड़े राज्यों की सूचना बौद्ध ग्रंथ, अगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ, अगुत्तर निकाय, जितने देर में हम तुमको बताएंगे उतने देर में लिख देंगे, अगुत्तर निकाय। और फिर जो दूसरा है भगवती सूत्र, जो जैन ग्रंथ है। भगवती, जो देवी भगवती होता है ना, और यहां पे लिख दिया भगवती सूत्र। फिर जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से सूचना मिलती है। कुछ महाजनपदों के नाम लिख लो, वैसे आपको याद नहीं करना है। काशी मतलब बनारस। कौशल फैजाबाद। काशी, कौशल, अंग मगध। काशी, कौशल, अंग मगध। अवंती, गांधार, कंबोज आदि। बस इतना समझो कि इस समय ये सब राज्य बनने लगे। ठीक है। अंग देश का ही राजा था कर्ण, नहीं, जो मगध से थे अशोक और ये सारे लोग,
अवंती राज्य, अवंती से कौन था? जो बाहुबली में अवंती राज ही दिखाया गया, अवंतिका, वो दक्षिण भारत में ही है। फिर जो, हाँ अवंती मध्य प्रदेश में पड़ता है। फिर क्या है? जो गांधार देश, तो यहीं की थी गांधारी, अफगानिस्तान, जो गांधार प्रदेश। फिर कंबोज आदि। तो यहां पर ये सारी व्यवस्थाएं आपको दिखती है। अगला पॉइंट बनाओ। जो गणतंत्री व्यवस्था या गणतंत्र की व्यवस्था, अगला पॉइंट बनाओ, गणतंत्र की व्यवस्था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजनीति का दूसरा रूप, राजनीति का दूसरा रूप हमें, राजनीति का दूसरा रूप हमें गणतंत्र के रूप में दिखाई देता है। राजनीति का दूसरा रूप हमें गणतंत्र के रूप में दिखाई देता है, गणतंत्र के रूप में दिखाई देता है। इस समय हिमालय की तराई में मुख्यतः, इस समय हिमालय की तराई में मुख्यतः पूर्वी उत्तर प्रदेश, इस समय हिमालय की तराई में मुख्यतः पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार के आसपास 10 गणराज्यों की सूचना मिलती है। 10 गणराज्यों की सूचना मिलती है। 10 गणराज्यों की सूचना मिलती है। ठीक है। कहां कहां थे गणराज्य? हिमालय की तराई का जो क्षेत्र है वहीं आपको गणराज्य दिखाई देंगे, वो भी पूर्वी उत्तर प्रदेश, जो उधर का, जो बनारस और जो आपका जो पूर्वांचल वाला बेल्ट है, हाँ वहां पर ये आपको दिखेगा 10 गणराज्य। तो उदाहरण लिख दो, वैशाली के लिच्छवी, जो वैशाली के लिच्छवी, ये यहां पे आधा च भी लगा देना। जो वैशाली के लिच्छवी, इनका क्षेत्र क्या था? जो वैशाली के थे, ये कहां के थे? वैशाली के लिच्छवी। उसके बाद फिर कहां के हैं? जो मिथिला के विदेह, हाँ मिथिला के विदेह, इन्हीं की पुत्री थी सीता। ठीक है, मिथिला के विदेह। और फिर आपको दिखाई देंगे पावा और कुशीनारा के मल, जो गोरखपुर में है। पावा और कुशीनारा के मल, पावा और कुशीनारा, अब तो अलग अलग सारे डिस्ट्रिक्ट ही हो गए, जो कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट हो गया। पावा और कुशीनारा के मल, पावा और कुशीनारा के मल। ठीक है। ठीक। जो गणतंत्र क्या होता है, इनकी विशेषताएं आज के समय में भी तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत में गणतंत्र था तो उनकी विशेषताएं क्या थी और हम कैसे समझें गणतंत्रों को। तो अगर आप देखेंगे कि जो गणतंत्र होते थे इस समय, जो हिमालय की तराई में, इन गणतंत्रों में एक खास तरह की विशेषता दिखती है कि यहां पर अधिकतर जो भी सदस्य थे उन सब की एक समान हैसियत होती थी। मतलब आप सब यहां बैठे हो, आप सबकी हैसियत एक बराबर होगी। यह बहुत अद्भुत बात है।
कि एक समान हैसियत के लोग एक साथ बैठते थे और ये सब राजा की उपाधि धारण करते थे। ये सब कहते थे हम सब राजा हैं। तो गणतंत्र की ये विशेषता दिखेगी। अगर आप देखेंगे कि जो लिच्छवी गणतंत्र है, जो वैशाली के लिच्छवी, 7,000 लोगों के एक साथ राजा होने की सूचना मिलती है कि एक साथ 7,000 लोग मिलकर जो लिच्छवी गणराज्य को चलाते थे। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जहां सबको अधिकार की जो वकालत की गई है। लेकिन आगे चल के आपको एक बात समझ में आएगी कि लिच्छवी गणराज्य में ये जो लोग जो शासन चला रहे थे ये सब क्षत्रिय थे अधिकतर। ये जो 7,000 लोग थे ये सब के सब क्षत्रिय थे, ये इनकी सीमा है। लेकिन अपने समाज में अधिकतर लोगों को शासन में शामिल करने की ये इनकी अच्छी बात है कि अधिकतर लोगों को एक साथ लेकर चल रहे हैं। ठीक है, और क्या दिखता है? जो सदस्य होते थे इनका भी जो चुनाव होता था, एक सदस्य का कार्यकाल 10 वर्ष का होता था। अगर एक सदस्य बना तो उसको हटना पड़ेगा 10 वर्ष के बाद। मतलब ये जो सदस्यता है ये हर व्यक्ति तक पहुंचती थी। मतलब हर व्यक्ति एक बार राजा बन के अपने आप को जो सम्मानित महसूस कर ले। 10 वर्ष के बाद आपको हटना पड़े, कोई दूसरा बनेगा। तो गणराज्यों में बड़ी जो अच्छाइयां थी, खूबसूरती थी, और ये जो खूबसूरती थी यही इसको बेहतर बना रही है। ठीक है, इसके अलावा जो सामान्य प्रशासन चलता था वो राजतंत्र के अनुसार ही चलता था। जैसे राजतंत्र चलता था जहां पे जो राजाओं की व्यवस्था थी, तो उनके यहाँ भी एक अधिकारी समूह होता था जो राजतंत्र को आगे बढ़ाता था। वैसे ही इनके यहाँ भी राजतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए अधिकारियों का समूह होता था। उन्हीं के अनुसार ये अपनी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाते थे। ठीक है, और क्या होता था? अधिकारी समूह में जो लोग कौन कौन से होते थे? एक तो सेनापति होता था, कर संग्रह करने वाला लोग व्यक्ति होते थे, फिर जो विदेश मंत्री होता था, ये सारे अधिकारी होते थे। इनकी न्याय व्यवस्था बहुत प्रगतिशील थी। उदाहरण के लिए अगर आप देखेंगे जो लिच्छवी गणराज्य का एक मैं आपको उदाहरण देता हूं कि लिच्छवी गणराज्य में एक व्यक्ति को अगर जो दंड दे दिया गया फांसी का, तो उसे 8 न्यायालयों से जो गुजरना पड़ता था। मतलब 8 न्यायालय अगर जब तक नहीं उसकी फांसी को स्वीकार करेंगे तब तक उसको फांसी नहीं होगी। आज आप देखते हैं कि सबसे पहले अगर किसी अपराधी को सजा मिली तो वो सेशन कोर्ट से, फिर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, फिर वो हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में हारता है तो फिर उसके बाद जो डबल बेंच में जाता है, वहां से हार गया तो सुप्रीम कोर्ट में गया, वहां भी हार गया सिंगल बेंच से, फिर डबल बेंच, उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास भी जा सकता है। ये तो सिस्टम है। यहां पर भी एक पूरा अच्छा सिस्टम बिठा रखा था इन्होंने कि अगर किसी को बड़ी सजा आपने दिया तो उसके लिए आपको ये प्रयास करना पड़ेगा कि उसे कई चरणों से गुजारना पड़ेगा, और अगर ये नहीं होगा तो फिर न्याय व्यवस्था अच्छी नहीं है बहुत। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इनकी एक और खास बात है कि एक साथ एक बहुत बड़े भवन में बैठते थे, जो सभा भवन में बैठते थे एक साथ। और वहां पर आप देखेंगे कि जो अपनी सभा को संचालित करने के लिए एक इन्होंने नियम बना रखा था कि अगर इतने सदस्य हैं कि मान लो कि इस सभा भवन में 50 सदस्य हैं, 40 नहीं आए तो सभा नहीं चलेगी। कोरम बना रखा था कि इतने सदस्य जो मिनिमम आने चाहिए तब यह सभा चल सकती। ऐसा ही आपके लोकसभा में भी है और ऐसा ही राज्यसभा में भी है। ये सारी चीजें ये हल्की बातें नहीं है। 600 BC में आप ये सोच ले रहे हैं, इसका मतलब आपका ब्रेन का प्रोसेस बहुत आगे का है। ऐसी ही चीजों को देखकर APJ अब्दुल कलाम साहब ने यह सोचा कि भारत में जो मिसाइल कैसे बनेगी। उन्होंने महाभारत का युद्ध देखा होगा तो उनको समझ में आया कि यार ऐसे बाण हैं यहाँ पे कि वो जाते हैं वहीं पे लगते हैं और ऐसा करते हैं। तो बाद में जब स्ट्रक्चर खींचा मिसाइल का तो उन्होंने कहा कि भारत में जो मेरे पास इतिहास था, जो संस्कृति थी, जो वहां से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, उसके बाद मैं इस पे आया हूं कि हाँ इस तरह के हथियार बनाए जा सकते हैं, इस तरह के अस्त्र शस्त्र बनाए जा सकते हैं। तो भारत में एंशिएंट इंडिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे आप आज के मूल्य और इनसे भी आगे की बातें सोच सकते हैं। ठीक है।
इसके अलावा और क्या होता था, जो गुप्त मतदान की व्यवस्था होती थी कि मतदान भी गुप्त रहेगा, आपने किसको वोट दिया और किसको नहीं दिया ये नहीं पता चलेगा। अगर आपने किसी को मान लीजिए ओपन जो मतदान देना हो तो अधिकतर लोग तो ऐसे मार दिए जाएंगे, तो हमारे खिलाफ जाते हो तो अपनी गर्दन रखो हमारे हाथ में, इसीलिए रखा गया वो गुप्त मतदान। अभी भी आप देखेंगे यही होगा, वोट डालते समय लोग कहते हैं इन्हीं को देंगे इन्हीं को दे, अंदर जाकर किसी और को दे देते। खूब होता है गांव में, जो गांव में आप जाएंगे लोग कहेंगे आप ही को जिताएंगे भैया, आप इस बार पक्का जीत रहे हैं। तब तक रात में आ गए दो लोग, कहे कि पैर छुए आपके घर में टीवी लगवा देते हैं। कहे अच्छा ठीक है टीवी लेकर आए हो, कहे हाँ लेकर आए गाड़ी में रखी है, टीवी लगवा देते हैं। बस वहीं पे रात में माहौल बन गया, फिर वोट जिसको देना था वो दूसरे को दे दिया। ये सुविधा इसलिए है कि गुप्त मतदान है, ओपन मतदान होता तो ये सब सुविधाएं नहीं मिल पाती मतदाताओं को। ये सब सुविधाएं इसलिए मतदाताओं के पास है कि जो मतदान गुप्त है, खतरा कम है इसमें। फिर आपने बताया तो अगर पहले के समय में क्या होता था, जब तक ईवीएम नहीं आई थी तो इतना बड़ा जो बॉक्स होता था उसमें लोग डाल देते थे, तो 3 भैया आते थे जो बंदूक लेके, कहीं हमारा है बॉक्स, आपने वोट डाला कोई बात नहीं, ये बॉक्स ही नहीं पहुंचेगा वहां तक जो निर्वाचन आयोग तक, उसको ही लूट ले गए। पहले खूब आप लोग सुनते होंगे कि जो बैलेट बॉक्स ही लूट लेते थे और इतने ही बैलेट बॉक्स देते थे जहां पर उनको वोट पड़ा हो, उतने ही बैलेट बॉक्स देते थे। तो भारत में नियम है कि जो आगे है वही जीतेगा, जिसको अधिक वोट मिल गया वो जीत जाएगा। तो ये सारी सिस्टम भी आपको यहां पे दिखाई देंगे। तो आज की दृष्टि से अगर आप देखें तो यह आप जो मान सकते हैं कि यह एक वास्तविक गणतंत्र नहीं है जैसा आज के समय में गणतंत्र होता है, लेकिन ये अल्पतंत्र के रूप में दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि ये क्षत्रियों को ही केवल अधिक इसमें जो प्रमोशन मिला था, क्षत्रियों को ही लेकर आगे बढ़ने का भाव दिखाई देता है। इसके अलावा और क्या सीमा है? एक तो महिलाओं को भी शामिल नहीं किया इसमें, लेकिन इसके बाद भी भारतीय राजनीति के लिए यह व्यवस्था काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी बहुत सारी बातें हमारी राजनीति में हूबहू स्वीकार कर ली गई। हमने अपने राजनीति में इसे स्वीकार किया है, क्योंकि आधुनिक प्रकार की राजनीति का पहला विश्व का प्रयोग भारत में हुआ। अब एक लाइन हमने लिखा, आधुनिक विश्व की राजनीति का पहला प्रयोग, जो प्रयोगशाला बनी वो भारत बनी, और उसमें अलग अलग हिस्से जो हिमालय की तराई में थे वहां पे हुआ। जब आप ये लाइन आंसर में अपने लिखेंगे तो एग्जामिनर जो है गदगद हो जाएगा, उसको लगेगा कि आपने कुछ समझा है। इसके पहले भी भैया अभी लाइन नहीं बोल सकते, अब उस पर सुन लेना। अब मुझे याद नहीं रहता, अभी मैंने बोल दिया वो लाइन, एक शब्द जो आ गए वो आ गए। कल लिखवा भी देंगे, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई? बोलो। ठीक है, तो गणराज्यों की विशेषताएं कल करते हैं, इसको विशेषताएं कल लिखते हैं, ठीक है? एक बार बताओ पहले कोई मुझे, तो गणराज्यों की विशेषताएं बताओ, आप बताओ। हम्म हम्म ठीक, बहुत बढ़िया। हम्म हम्म ठीक है, तुम बताओ प्रीति। हम्म कोरम पूर्ति। हम्म बहुत बढ़िया।
चलो वंशिका बताओ फटाफट, इधर उधर मत बात करो, बताओ कि गणराज्य क्या होता है। इस समय की जो गणतंत्रीय व्यवस्था थी वो क्या थी। ऊपर देखो देवी, ऊपर ऊपर। क्या होता है गणतंत्र, मतलब होता है रिपब्लिक। कैसी व्यवस्था थी रिपब्लिक की यहां, क्या समझी। इस समय ये बताओगी कि हिमालय की तराई में और जो बिहार और उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी हिस्से, वहां पर 10 गणराज्य, 10 रिपब्लिक स्टेट हमें दिखाई देते हैं। ये तो बताओगी, और क्या इसमें है जो रॉकेट साइंस है क्या कुछ। फिर तो हमें थोड़ा सा जो ध्यान देना पड़ेगा, और ध्यान देंगे तो हम चीजें जो समझ सकते हैं। एक प्रश्न लिखो। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो गणतंत्र की व्यवस्था दिखाई देती है, जो गणतंत्र की व्यवस्था दिखाई देती है, वो आज के गणतंत्र से की व्यवस्था दिखाई देती है, वो आज के गणतंत्र से कितनी अलग है, स्पष्ट करें। कितनी अलग है, स्पष्ट करें। क्या प्रश्न आपको समझ में आया, आया समझ में।